नमस्कार, मैं राजकुमार रत्नेश। आज हमारे साथ हैं अनुज अग्रवाल और बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ। अनुज जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं कि आप HMTV लाइव में टाइम दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी, आज मुझे इतनी पीड़ा है, मैं 2 दिन से सो नहीं पाया। 26 जनवरी, वो 26 जनवरी एक अचानक एक ऐसे आंदोलन में या एक षड्यंत्र की भेंट चढ़ जाता है जिसे हम कहते थे किसान का आंदोलन। वो आंदोलन न होकर के एक षड्यंत्र दिवस के रूप में मनाया गया है, जबकि इससे 3 दिन पहले ही 23 जनवरी को एक हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। तो इस षड्यंत्र दिवस या इसको क्या कहें? देखिए, बहुत दुखद घटनाक्रम हुआ जो कुछ भी हुआ देश में पिछले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, और पूरी सोची समझी रणनीति, साजिश और लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के नाम पर जिस तरीके का घिनौना और गंदा खेल खेला गया वो सर्वथा निंदनीय है। और हर एक देशवासी जो अपने देश से थोड़ा सा ही प्यार करता है उसके लिए शर्म से डूब मरने की स्थितियां उत्पन्न करती गई। और किसान जो देश का अन्नदाता है और देश की एक तरीके से नींव है, देश का आधार है, उसके नाम की आड़ में इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया कि लोगों को अब किसान आंदोलन के नाम से भी डर लगने लगा है। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, किसने पैदा की, ये समझना जानना बड़ा जरूरी है मुझे लगता है। नहीं अनुज जी, मैं यहाँ पे रोक के आपको एक बात थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। जी, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो। आपने शब्द का अन्नदाता, अन्नदाता कह सकते हैं, ये अन्नदाता थे, पैसे लेते हैं अपने धन के, चावल के, गेहूं के, सबके, वो अन्नदाता थे। हमारे देश में तो जो भी करता है, जो भी देश में किसी तरीके का योगदान देता है अपना, उसकी अपनी अपनी भूमिका है, उसका सम्मान होना चाहिए। अगर वो अन्न उगाते हैं तो उनका अन्न के उगाने के लिए उनका सम्मान है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन सम्मान है, अभिमान नहीं होना चाहिए और उन पर उनको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। एक सम्मान के आड़ में कहीं अभिमान पाल लें और उस गुरूर में, उस अभिमान में अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि पूरा देश गौना हो जाए, वो अगर भाव है तो वो बिल्कुल गलत है। मित्रों, मैं फिर भी यही कहूंगा, ये अन्नदाता नहीं थे। दाता एक शब्द है हमारे साहित्य में, दाता उसको कहते हैं जो निःशुल्क बिना मांगे आपको देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता है। दाता देने वाला, मतलब कि इस तरह से हमारा हाथ नीचे और देने वाले का हाथ ऊपर, तो दाता उसको कहते हैं। ये अन्नदाता नहीं थे, ये बहुत बड़े उपद्रवी, खालिस्तान की मांग करने वाले बहुत बड़े आतंकवादी थे। तो हमें अब बताइए, इस इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया 26 जनवरी का, करीब 62 दिन तक यह आंदोलन इस दिन की बाट जो रहा था कि 26 जनवरी आए और हम इस काम को उस दिन करेंगे। आपका क्या मानना है कि सरकार की गलती रही है या विपक्ष का ये मंसूबा था? क्या कहना चाहेंगे? और सरकार ने जब कोरोना काल में संसद सत्र चला, उस समय बड़ी तेजी से 3 कानून पास किए किसानों के, पूरे एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव चेंज था, आमूलचूल परिवर्तन कृषि नीतियों में। तो जो उन्होंने पास किया तो उनको लगा कि बड़ा मुद्दा है कि किसान अभी सरकार ने जो किया है उसकी सच्चाई समझेंगे नहीं, उनको समझने में समय लगेगा और इतने हड़बड़ फैलाकर उनके अंदर असंतोष पैदा करते हैं। क्योंकि देश की आधे से ज्यादा आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में पूरे देश में एक बड़ा बवाल पैदा हो सकता है। तो ये इसलिए पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से बड़ी माइक्रो लेवल पर काम किया गया सारे अपोजिशन पार्टी के द्वारा, और पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। और उसके लिए फिर एक कुछ फंडिंग सपोर्ट करके अपने से जुड़े हुए संगठनों को या लोगों को या एनजीओ को दिल्ली बॉर्डर पर ला, मतलब एक तरीके से पहले आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, फिर दिल्ली के बॉर्डर पर लाकर बैठा दिया गया। इस आंदोलन के लिए जो फंडिंग थी ऑलमोस्ट टोटल विदेश से आई है। उसके पीछे कारण क्या है कि जब हरित क्रांति देश में आई और हरित क्रांति के माध्यम से देश के कुछ भागों में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ भाग आंध्र प्रदेश के थे, कुछ महाराष्ट्र के थे और कुछ तमिलनाडु के थे,
इनमें नहरों का जाल बिछाया गया, मशीनीकरण किया गया खेती का, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, कीटनाशक का इलाज किया और संक्रमित बीजों का प्रयोग किया गया और उसके माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। पहले कुछ सालों में कृषि उत्पादन दुगना तिगुना हो गया। उस समय इनकी चूंकि फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी इनकी जमीनों की, तो उनको बड़ा अच्छा और दुगनी एकदम पैदावार हुई और सरकार ने एक अच्छा रेट दिया उसका। तो उसकी वजह से इस एरिया के जो किसान थे उनकी समृद्धि, उनका पैसा बढ़ना शुरू हो गया। दिल्ली के आसपास आपने अगर देखा जाएगा 300-400 किलोमीटर में जाटों का काफी प्रभुत्व है। तो स्वाभाविक हर व्यक्ति हर वर्ग अपना अपना विकास कर सकता है और सरकार ने उनको अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने उसका सही से यूज करके देश के लिए एक बड़ा योगदान दिया। लेकिन वो चीज धीरे धीरे जो एक मोनोपोली अप्रोच में बदल गई, एकाधिकार वाली अप्रोच में बदल गई। हरित क्रांति के फायदे थे उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया उसका। एक तो जहां राजनीतिक रूप से प्रबल हुआ, वहीं दूसरी ओर उन्होंने उद्योग धंधों में भी अपना वर्चस्व कायम कर लिया इस एरिया में। दूसरा, इनका हर फैमिली से कोई ना कोई विदेश जाने लगा। तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी संख्या में सिख और पंजाबी लोग सेटल हुए और वहां से ही पैसा कमा के भेजने लगे। यहाँ भी अच्छा पैसा कमा रहे थे। इन्होंने अपना एक तरीके से काम धंधा बढ़ाया, एग्रीकल्चर बढ़ाया। तो इनको एक प्रोडक्शन की कहीं ना कहीं जब ज्यादा खाद और ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग करोगे तो उससे वाटर लेवल कम हो जाता है। तो एक तो इन्होंने ये किया कि उनका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जिससे उत्पादन ज्यादा बढ़े। दूसरा, जब ज्यादा गेहूं चावल उगते हैं तो उस एरिया में पानी की कमी हो जाती है, तो वाटर लेवल धीरे धीरे जमीन का नीचे चला जाता है। तो इनका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं कम हुआ और जो गेहूं और चावल उगने लगे वो थोड़े से उनसे बीमारियां ज्यादा पैदा हुई। कोई फर्टिलाइजर, कीटनाशक, केमिकल डाला गया है, एक बीमारी की इंडस्ट्री खड़ी हुई उसके यहाँ पे। दूसरी बड़ी जो चीज हुई कि इनको जब लगा कि हमारा उत्पादन कम हो रहा था और हम उनको, चूंकि सरकार अभी भी उसी नीति में थी, एमएसपी को उनसे खरीद रही ज्यादा, जबकि अब तक धीरे धीरे 2-3 दशकों में पूरे देश में हर जगह पर गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ गया था। लेकिन सरकार की नीतियों में परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ये एक पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग ये डोमिनेंट वर्ग था, तो ये नीतियों को अपने फेवर में कराने में सफल रहा। तो इन्होंने यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से चावल गेहूं खरीद के अपनी भाव सस्ते में खरीदते 800 रुपए 900 रुपए और एमएसपी से 2018-1900 उस पर सरकार को बेच देते। जो छोटा किसान है उसको तो हरियाणा पंजाब में भी कभी रेट मिलता और सारा कब्जा जो था इसी वर्ग का, जो एलिट क्लास है, बड़े किसान थे और जो जिनका पॉलिटिकल डोमिनेंट था, उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है पूरे देश में एमएसपी पर आधारित सरकारी खरीद का। जी जी जी। तो अब जब सरकार ने नए कानून पास किए हैं तो उससे वो सारा स्ट्रक्चर बदल रहा है और सरकार को लगता है कि चूंकि पूरे देश में अब स्थितियां संतुलित हो गई हैं तो हम हर जगह से, देश के हर नागरिक से, हर किसान से हम खरीदें और उसको एक रेट दें। अब ऐसा क्यों मैक्सिमम जो खरीद है हरियाणा पंजाब से ही होगी, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। वो चुपचाप यूपी से, मध्य प्रदेश से, बिहार से लाके गेहूं चावल खरीद के और डबल रेट पे बढ़ा देते हैं। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये डिस्कस करें कि अब इसमें खालिस्तान वाला एंट्री क्यों आया, कैसे आया, क्यों पाकिस्तान और चीन की एंट्री हुई। जी जी। तो देखिए, पंजाब का जो किसान है, जाट किसान, उसके पंजाब जब देश का विभाजन हुआ तो 2 भागों में बटा पंजाब। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा पंजाब भारत में रहा। तो जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें भी जाट सिख थे जो जमींदार थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुसलमान हो गए। लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं भारत के सिखों से उनके रिलेशन बने हुए थे। अच्छा, यूरोप अमेरिका ने जब इस क्रांति को, भारत में हरित क्रांति को प्रमोट कराया तो उसके पीछे उनकी अपनी कुछ साजिशें भी थी, उनके कुछ इंटरेस्ट भी थे और भारत में जीडीपी बेस्ड इकोनॉमी को खड़ा करना भी था। और उन्हें पता था कि भारत की जो कृषि, परंपरागत कृषि जो 5000 साल चल रही जैविक कृषि, उससे कोई बीमारी नहीं होती, शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है और व्यक्ति लंबा दीर्घायु रहता है। तो उनको वो खेल ही खत्म करना था। उन्होंने इसलिए जो भारत के कृषि थी उसको तोड़ने के लिए हरित क्रांति वाला मूवमेंट लाए और इसमें मशीनें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, इसमें कीटनाशक यूज करने शुरू कर दिए, इसमें फर्टिलाइजर यूज करने, इसमें संक्रमित बीज यूज करने शुरू कर दिए। उनसे उत्पादन तो बढ़ गया लेकिन उसकी पोषकता कम हो गई। ये कह सकते हैं कि आम जनमानस में एक स्लो पॉइजन हर मानव के अंदर उस अन्न के द्वारा आपके अंदर प्रवेश इंजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा एक षड्यंत्र हरित क्रांति के नाम पर इस देश में चलाया गया है। दूसरा सबसे बड़ा है कि जब आप उसमें पोषक तत्व नहीं थे तो उन पोषक तत्वों के लिए आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, जैसे बच्चों को बॉर्नविटा खिलाते हैं या कुछ ग्लूकोज देते हैं, तो इनकी एक इंडस्ट्री खड़ी हुई। फिर जब आपके अंदर एक पोषक तत्व नहीं है, उसकी वजह से बीमारी पैदा हुई,
उसके लिए फार्मा इंडस्ट्री खड़ी हो गई, केमिकल, उसके इलाज के लिए डॉक्टरों की पूरी अस्पतालों की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। तो ये नई 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 इंडस्ट्रियां खड़ी कर दी गई। ये तो कह सकते हैं इस बात को कि बहुत बहुत बड़ा षड्यंत्र है। खाली सिर्फ ये मत कहिए कि एक अन्न गेहूं में ही ये केमिकल मिला करके सिर्फ हमें मारने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ एक पैरेलल बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की जा रही है, जैसे कि डॉक्टर को MBBS बनाना, फिर उसके साथ साथ केमिकल दवाइयां बिकवाना और दवाइयों के द्वारा उन्हीं लोगों को फिर सही करना। पहले सिरो पॉइजन देना, बीमार करना और उसके बाद में फिर उनका इलाज के नाम पर फिर उनका प्रताड़न करना और लूटना उनको। जबकि आप सब जानते हैं एक हॉस्पिटल में आम आदमी चला जाता है तो वो मरने के बाद ही निकलता है और कई बार तो अपने घर खेत मकान को बेच देता है इस चक्कर में बचने के लिए। बिल्कुल। अनुज जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इस बात को ऐसे कहते हैं कि किसानों के आंदोलन, तथाकथित किसानों का आंदोलन था कि ये बिल वापस लिया जाए। सरकार की एक जिद थी कि वापस न लिया जाए, या सरकार वापस लेकर के इसको टाला जा सकता था। ये 10 साल से ज्यादा डिस्कशन चल रहे हैं इस पर। जो परिवर्तन किए हैं इसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं। सरकार ने ये भी कहा कि जो भी संशोधन आप लाइए हम सब चेंज करेंगे। वो तो 13 बार लगातार वार्ताएं चली हैं, सब चीज सबको मालूम है, लेकिन ये किसान टस से मस नहीं हुए। सरकार ने फिर ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर किया, एक समिति बना दी, उसका भी बहिष्कार कर दिया। सरकार की मीटिंगों में बात नहीं करते थे, या हम बस 3 बिल वापस लोग वो दिखा देते थे। ये 40 संगठन जो है कुछ जीत पे अड़े हुए थे, कुछ वामपंथी तत्व भी थे, कुछ खालिस्तानी तत्व भी थे और कुछ विपक्षी पार्टियों का भी इसमें होता है कि इस सरकार को घेर कर परेशान किया जाए। और चूंकि पंजाब सबसे ज्यादा इफेक्टेड था, पंजाब की एक मोनोपोली थी और हरियाणा में भी बहुत सारे पंजाबी और जाट थे, तो उनका भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। तो इन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भी बड़ी बड़ी एक ट्यूनिंग बैठाई, क्योंकि चूंकि भारत के जाट और पाकिस्तान के जाट जो है, मुस्लिम जाट जो थे, वो आपस में उनको कहीं ना कहीं लगता था कि हम भी जमींदार हैं, तुम भी जमींदार हो, और हम तो असली मालिक तो हम ही हैं भारत और पाकिस्तान के, तो हम लोग मिलकर एक नया देश खालिस्तान बना लेते, खालिस्तानी मात्र। तो उसको चूंकि ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रही है। अनुज जी, मैं रोकूंगा आपको एक 1984 घटना याद था जी। 80 से 84 तक भिंडरावाला ने एक आंदोलन चलाया था, वही खालिस्तान वाला, जिसमें कि भिंडरावाला को इंदिरा गांधी ने मरवा दिया था टेंपल के अंदर। तो उसका हस्त्र क्या हुआ? 1984 में इन्हीं सिखों ने इंदिरा गांधी को मार दिया था। देखिए उस समय चूंकि सन 71 का जब से पाकिस्तान आ रहा, उसको लग गया कि भारत से सीधी वार में जीत नहीं सकता, राइट, नहीं जीत सकते, इसलिए उसको गुरिल्ला वार भारत में शुरू कर दी। कभी मुसलमानों को भड़काता है, कभी सिखों को भड़काता है, कभी आतंकी घटनाएं पैदा करता है, कभी सांप्रदायिक दंगे कराता है, कभी कश्मीर की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये पाकिस्तान लगातार इसी एजेंडे पे काम कर रहा है। तो जब जब उसको जहां मौका मिलता है वो काम उसने करना शुरू कर देता है। तो जो भी सत्तारूढ़ सरकार होती है उसको परेशान करने के लिए पाकिस्तान विपक्षी दलों को कुछ ना कुछ सपोर्ट देता है, या उनके कहीं ना कहीं उनको कह सकते हैं कि ये किस्त है पाकिस्तान की तरफ से कि हमारा भारत देश अमन चैन से न रह सके, ये किस्तों के माध्यम से, क्योंकि वो सीधे सीधे नहीं लड़ सकता, तो हर बार कोई ना कोई एक छोटी छोटी किस्त देता रहता है इस तरह की कि अमन चैन कायम न रहे। अनुज, हम आगे बढ़ते हैं। जब विपक्षी पार्टी इस आंदोलन में सब एक थी जी, और जिस दिन ये कांड 26 जनवरी का लाल किले पर हुआ है, किसी की कोई एक स्टेटमेंट नहीं आई इस तरह की कि ये बहुत गलत हुआ है, जबकि सारा का सारा ये थोपा जा रहा था बीजेपी के ऊपर कि ये लोग बीजेपी के लोग थे। आपका क्या कहना है? लगभग सभी दलों की सहमति थी, और 10 सालों में अगर आपने सबकी वीडियो स्टेटमेंट सारे आज की डेट में मीडिया ने रिलीज कर दिए कि सबने उसका सपोर्ट किया था। सिर्फ सरकार को घेरना था, परेशान करना था, स्थिर करना था, ये सिर्फ उसका पर्पस था। तो ये जानबूझकर जब सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल के लिए कानून वापस लेने को तैयार हैं, इस बेस में आप अलग डिस्कस करो, अपना आंदोलन खत्म करो, डिस्कस करो, उस तक को नहीं माना इन लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं उसमें विपक्षी दलों की एक सपोर्ट थी, उसकी थी कि वो किसी तरीके से इस आंदोलन को जो खड़ा हुआ था और इसमें जनता में भ्रम फैला के काफी लोग इकट्ठे कर दिए गए थे, तो वो चाहते थे कि दबाव खत्म ना हो और सरकार पूरी तरह परेशान हो। और 26 जनवरी विशेषकर उन्होंने ढूंढा कि 26 जनवरी गणतंत्र है और पूरे देश में से यहाँ पर लाके लोगों को इकट्ठा करके बलवा करा दो, बड़ी हिंसा करा दो, और सरकार उसकी प्रतिक्रिया में गोली चलाएगी, सैकड़ों किसान मर जाएंगे। उसके मुद्दे पर पूरे देश में दंगे करा सकते हैं, पूरे देश में हिंसा करा सकते हैं और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर तख्ता पलट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यह भी याद दिलाना चाहूंगा, जिस समय ये बिल पास हुए थे उसके बाद देखिए कैसे विपक्षों का एक षड्यंत्र कैसे कामयाब होता है। सबसे पहले दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बिल फाड़ता है
फाड़ने का मतलब आप समझिए, सोच समझिए आप इस बात की कि ऐसा दिल्ली का सीएम बिल को फाड़ता है और बिल फाड़ने से उकसाता है लोगों को। लेकिन मजेदार बात है कि सबसे पहले दिल्ली ने इस कानून को इम्प्लीमेंट किया। मैं यही आ रहा था, आंदोलन के लिए पंजाब सरकार ने इस कानून को इम्प्लीमेंट किया। तो ये तो संवैधानिक बाध्यताएं हैं कि ये नहीं कर सकते, ये नाटक कर सकते। जबकि दिल्ली सरकार ने ही उन आंदोलनकारियों को फ्री में वाईफाई, केले, फल सामग्री खाने के लिए और स्थान दिया है। अब आप मित्रों एक बात समझिए, दिल्ली सरकार किसके पैसे पर चल रही है? हमारे और आपके, क्योंकि आप इनकम टैक्स पे ही हैं, आप आयकर दाता हैं, आप टैक्स देते हैं। वो केजरीवाल सरकार अगर अपनी सैलरी निकालती है तो आम आदमी के पैसे से निकालती है, और उस पैसे का जो दुर्गति और दुरुपयोग है कोई इनसे सीखे। आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहने की आज़ादी होती है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन विपक्ष को ये समझना चाहिए कि अगर उससे देश में आगे आना है, अगर मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी वजह से जन समर्थन मिला हुआ है और वो लगातार हार रहे हैं, इस पूरे फेज में जितनी जगह इलेक्शन हुए 60 दिनों के बीच में सबके रिजल्ट बीजेपी के रिपोर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कुंठित हैं लोग, ये परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है और हाशिए पे जा रहे हैं। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन इनको बेहतर होगा कि अगर क्योंकि सत्ता में अगर आना है और कुछ बड़ा काम करना तो रचनात्मक होना पड़ेगा, लोकतंत्र के दायरे में काम करना पड़ेगा, संविधान की भावना के अनुरूप काम करना पड़ेगा। कोई भी हिंसा, किसी को चढ़ाना, गलत रास्ता अपनाना, ये कभी भी सार्थक नहीं था। जनता आज की डेट में आपके साथ नहीं खड़ी इसीलिए क्योंकि आप कहेंगे डिस्ट्रक्टिव बांटो राज करो की नीति पर काम करते हो। मोदी सरकार की नीति जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक नीति है और सबको उस नीति पे काम करना पड़ेगा। मोदी सरकार ने इस पूरे आंदोलन में कितना धैर्य का, कितना संयम का परिचय दिया, ये अपने आप में उदाहरण है। अगर दिल्ली पुलिस जितना उस पर हमला हुआ, कई सौ से सिपाही घायल हुए, अगर वो प्रतिक्रिया दे देती तो लाशों ढेर लग जाती। मैं सल्यूट करता हूं उस दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, जिसने इतना संयम बरता है। जबकि आप सब जानते हैं कि पुलिस वाले के साथ में जोर से भी ऐसे कर देते हैं तो वो कहता है कि तूने मेरी वर्दी पर दाग लगा दिया, उस पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन यहां तो पुलिस को भारत के दौड़ा के मारा, तलवारों से काटने की कोशिश की और बार बार हर बार यही आवाज निकलती रही कि गोली क्यों नहीं चलाई जा रही है, गोली क्यों नहीं चलाई जा रही है। बार बार ये आवाज निकल रही थी आम उन खालिस्तानी लोगों में से कि गोली क्यों नहीं चलाई जा रही है। तो मैं उस दिल्ली पुलिस को सल्यूट करता हूं इस बात के लिए कि आपने इतना बड़ा संयम बरता कि एक भी जान इसमें नहीं गई किसी की भी। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो सैकड़ों की लाशें वहां बिछाई जा सकती थी। अनुज जी, हम आगे बढ़ते हैं। आप हमें ये बताइए कि अब क्या होगा इस आंदोलन का? खालिस्तान की बात बाद में, आंदोलन तो लगभग सिमट गया है, लगभग हर जगह से आंदोलनकारी हट गए हैं। सिर्फ दो सिंधु बॉर्डर पर ही थोड़ा बहुत जमा पड़ा, 5-10% जो बाकी 150 लोग 3-4 जगह और बैठे हुए हैं। तो आंदोलन तो अब ना इसका जन समर्थन रहा, ना इनके पास कोई मोरल सपोर्ट रही है और ना इनके पास कोई इथिक बचा है, ना इनको यहाँ रहना चाहिए। इतनी शर्म करनी चाहिए इन नेताओं को कि इनकी पोल खुल चुकी है, ये गलत लोगों का शिकार थे, इनकी गलत फंडिंग थी, इनके उद्देश्य गलत थे। इन्होंने जनता को, भोले वाले किसानों को बेवकूफ बनाकर इकट्ठा कराया और आज वो किसान अपना को ठगा महसूस कर रहा है जी। और ये सारे आतंकियों से मिले हुए थे, खालिस्तानियों से मिले हुए थे, देशद्रोहियों से मिले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बना दी है, जाकर अपनी बात कहो। मुझे नहीं लगता सरकार को उनके साथ कोई बात करनी चाहिए इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग बात करने लायक नहीं है। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए और सबको राष्ट्र को लगा के जेल में डालना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है अभी तक। तो नहीं, आज अभी दिल्ली पुलिस को ऑर्डर्स आए हैं, मैं बताता हूं, उन्होंने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, पासपोर्ट जब्त हो रहे हैं इनके और इन सबका देशद्रोह केस भी लगने की बात हो रही है। नहीं, 37 FIR दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई हैं अभी मैंने जो लेटेस्ट, लेकिन अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है किसी में। देखिए, पहला क्या ये योगेंद्र हैं, क्या ये टिकैत हैं? सरकार बड़ी पेशेंसली, बड़े संयमित तरीके से काम कर रही है, सिस्टमेटिक काम कर रही है। पहली चीज ये कि वो उसने सारे रास्ते खुलवाए, लगभग 90% रास्ते खुल गए। जनता को कम से कम रिलीफ मिले इमीडिएटली। जितने किसान, भोले वाले किसान के फंस गए, उनसे उनको एक तरीके से इंडिकेशन कि अपने अपने घर जाओ, उन्हें खाली करो। जो बच्चे कुछ होंगे फिर इन पर, जब ये अकेले अलग थलग पड़ जाएंगे, फिर इन पर एक्शन होगा और आगे इनका अंजाम अच्छा नहीं होना। और जितने भी लोग, जो भी किसान
हैं जो सच्चे किसान हैं, अच्छे किसान हैं, देशभक्त किसान हैं। मुझे लगता है कि 99.9% हिंदुस्तान का किसान भारत में पूरी श्रद्धा रखता है, हमारे तिरंगे में पूरी आस्था रखता है, हमारे संविधान को मानता है। तो उनसे मेरा तो अनुग्रह आग्रह यही है, और भारत सरकार भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी समिति बनाई है, उस पर जाकर अपनी बात रखें। सरकार संशोधन करने को तैयार है। उस समय के सरकार सस्पेंड करी रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया सस्पेंड। तो इस बीच में आराम से विमर्श करें, चिंतन करें, अपनी बात रखें, क्योंकि बिना बातचीत के रास्ता नहीं निकलेगा। आप एडोमेंट हो गए, एक जगह बैठे उससे ही रास्ता निकलेगा। बात करके अपनी बात तो कहो ना। वो कह रहे हैं हमारी कोई मांग ही नहीं, बस वापस ले लो, पुराना स्ट्रक्चर लगा दो। पुराने स्ट्रक्चर से 80% 90% किसानों की हालत खराब हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो सरकार को तो मेजोरिटी के हित में काम करना पड़ेगा ना। तो अब उनको संयम से और थोड़ा विनम्र होकर सहनशीलता के साथ समझौते की बात करनी है, करके सरकार से काम करना चाहिए। सरकार जो करेगी वो जनहित में करेगी, आम जनमानस के हित में करेगी। एक सिर्फ 5% या 10% लोगों के फेवर करते हुए कोई कार्य ऐसा सरकार नहीं करेगी। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि कल 26 तारीख को जो लाल किले पर भारतीय तिरंगा को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और वहां खालिस्तान का झंडा लगा दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा बनता है। अभी तक किसी पर हुआ है नहीं हुआ है, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, ये तो सबसे शर्मनाक है, सबसे घटिया काम है। तिरंगे का अपमान, लाल किले की उस विरासत का अपमान, जिसमें 400 सालों से भारत की एक बुलंद तस्वीर जो जहाँ दिखती है, यहाँ आजादी के बाद से सारे प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं 15 अगस्त को, तो ये तो उसका बहुत बड़ा अपमान है, राष्ट्रद्रोह का सीधे सीधा केस है। तो अब पुलिस चूंकि सब कुछ छांट रही है, इतना बड़ा मोब था, हजारों हजार आदमी और दर्जनों जगह पर दिल्ली में एक तरीके से हमला कर दिया। देखिए, ये हमला, मैं तो इसको हमला कहता हूँ, दिल्ली में लूट का हमला, लूट मार हमला, और जिसमें भोले किसानों की आड़ में हजारों गुंडे, मवाली और आतंकी और देशद्रोही घुस गए थे। अनुज जी, इसमें महिलाओं को नहीं बख्शा गया, महिलाओं के साथ बहुत असली हरकतें की गई हैं। राक्षस थे ना, इनको तो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करा। तो ये इनको चढ़ा दिया गया था, इनको बहुत सारे आ रहे शराब पिए हुए थे, हथियार लिए हुए थे, हर तरीके के। अब उनका अटैक देखिए जिस तरीके से कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं वेल प्लान, सब कुछ प्लान था। ये कई सौ लोग ट्रेन थे, और ये एक दिन में नहीं आए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग चली हुई, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कैंप भी होंगे, तो कोई चीज खुल के आएगी सामने उनके। तो ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उसके कुछ झलक हमें मिली है। अब सरकार की और एजेंसियों की भी जिनकी जिम्मेदारी है कि उनको पर्दाफाश करे और उन सबके खिलाफ एक्शन ले, और जितने तथाकथित ये धोखेबाज किसान नेता हैं जिन्होंने देशद्रोह किया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूं आपको, जरूर होगा। जाए लेकिन यहां पर अभी हम एक बात और अंतिम में करना चाहेंगे, ये बिल वापस तो होगा ही नहीं। कभी बिल नहीं है, ये संसद से पारित कानून है। जो संसद पारित कर देती है और राष्ट्रपति इन पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वो वापस नहीं होते हैं, संक्षेप में संशोधित हो सकते हैं, और संशोधन की समिति बनी गई। क्या जब सांसद ने एक बिल पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर है उसमें कुछ इंटरफेयर करने की? एक आर्टिकल 148 है जिसके अंतर्गत रिवीजन सुप्रीम कोर्ट कुछ उसमें अपनी तरफ से ऑर्डर इशू कर सकता है बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने उसी का पारित करके, कि उसका ही पर्पज ये था कि चलो एक आक्रोश है, लोग समझ नहीं पा रहे, तो थोड़ी सी इसको 2 महीने के लिए स्थगित करके थोड़ा सा किसानों को सोचने समझने का मौका दे। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अपने स्तर पर कोई फैसला लेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर फैसला नहीं ले सकती। इसमें तो जो संशोधन है सुप्रीम कोर्ट उनको सरकार को नहीं, मैं और सरकार उन संशोधनों को उन्होंने विचार करके संसद के पटल पर रखेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आंखें खोल के देखा कैसा एक उपद्रव हुआ दिल्ली में, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे ऊपर कोई अपना फैसला लेगी? सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को एक चूंकि संविधान के संरक्षक की पालक की भूमिका में है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। बैठे दिल्ली पुलिस गई कि भाई इनको हटाया जाए, इनको हटाने को दो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास अपनी पावर आपको यूज नहीं कर रहे। तो अब छोटी छोटी पावर है, जब आप हर चीज पे सुप्रीम कोर्ट से एक्सप्रेशन मांगते हो, तो सुप्रीम कोर्ट को आप एक तरीके से कहीं ना कहीं शक्तिशाली बना देते हो। मैं यहाँ एक बात और कहूंगा, आम आदमी से ये प्रार्थना करूंगा कि सारे काम सरकार से मत कराइए, कुछ काम आप भी कीजिए। जैसे वोट आपको देने की ताकत है, आपके वोट से ये लोग बनते हैं, तो आपको ये भी ताकत है कि आप अपने फैसले भी लीजिए। आज ये खालिस्तानी लोग दिल्ली में आकर के, आपके गढ़ में आकर के इतना उपद्रव मचा सकते हैं, तो कल ये देश में घुस के आपके घरों में घुस सकते हैं। तो
आप भी सोचिए इस बात के लिए, क्योंकि देश आपका भी है, इन खालिस्तानियों का नहीं है। ये लाल किला इनका नहीं था, ये तो नई नई एक कौम इकट्ठा होकर खालिस्तान की मांग कर रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये सारा सिख समुदाय नहीं है, सारे जाट नहीं है, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जिनको चढ़ाया गया, और इनके पीछे पॉलिटिकल मूवमेंट भी था, इनके पीछे पूरा पाकिस्तान और चाइना भी थे। तो ऐसे जो दिग्भ्रमित लोग हैं उनको बुद्धि दीजिए, उनको समझाइए और अपने संवैधानिक दायित्व का पालन कीजिए, और जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सीधे से सारा देश बदल जाए। बिल्कुल, जब से 62 दिन पहले से 63 दिन पहले से ये आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो हम लोगों को जाना चाहिए था, वहां पर काले झंडे दिखाने चाहिए थे और लिख के देना चाहिए था कि इस आंदोलन को बंद किया जाए। लेकिन आपने और ये प्रयास नहीं किया, तब जाकर के आज उन लोगों की ये हिम्मत हुई कि दिल्ली में आकर के आपके घर में घुस करके इतना बड़ा तांडव मचा देना, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ में खिलवाड़ करना है, छेड़छाड़ करना है। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को अगर ये देश की जनता आईना नहीं दिखाएगी तो समझिए सरकार से आप ये अपेक्षा ना करें। सरकार के काम बहुत सारे हैं, अपने अपने काम सरकार करती है, आप भी अपने अपने काम कीजिए। अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे देश के लिए? नहीं, बिल्कुल ये बड़ी चुनौतीपूर्ण समय है और देश में बड़े भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो बहुत संयम से शांति से काम लीजिए, तथ्यों को जांच पर रखिए और अपने देश के साथ, अपने झंडे के साथ, अपने संविधान के साथ डट के खड़े रहिए। कोई भी देशद्रोही ताकत किसी कीमत में इस देश को टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकती, देश में कोई अशांति और आक्रोश नहीं फैला सकती। देश के सारे 100% हिंदुस्तानी एक हैं, चाहे वो किसी जाति के हों चाहे किसी धर्म के हो। ये पूरा देश हम सबका है और हम सबको मिलकर इस देश को संभालना है। ये थे हमारे साथ अनुज अग्रवाल, डायलॉग इंडिया के संपादक। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और देश विदेश की राजनीति पर एक ऐसे विशेषज्ञ हैं, अपने आप को हम इन्हें एक्सपर्ट कहते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, अपनी राय ऐसे ही समय पर देते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।